नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी 6 सेमेस्टर परीक्षा 2026-27 के लिए मैं मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में आज हम सॉल्व करेंगे पेपर सेकंड का मॉडल पेपर। सेकंड पेपर आपका है केमिकल एनर्जेटिक एंड रेडियो केमिस्ट्री। इसमें आज हम टॉप 100 एमसी प्रश्न को देखने वाले हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% आपके एग्जाम में यहीं से पेपर आएगा। तो अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है विशिष्ट चालकता का मात्रक पूछा गया है। तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है क्या होता है दोस्तों, ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट है। प्रबल विद्युत अपघट्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 3, जिसमें कोलेराउस नियम को गणितीय रूप से व्यक्त किया जाता है। तो कोलेराउस नियम की बात करें तो कोलेराउस नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो डेल लैम्डा इक्वल टू डेल ए प्लस डेल सी। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा, डेल लैम्डा इक्वल टू डेल ए प्लस डेल सी। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत अपघटनी चालक की श्रेणी से संबंधित है जो शुद्ध अवस्था में विद्युत अपघटनी रूप में संचालित होता है। तो दोस्तों शुद्ध विद्युत अपघटनी में जो संचालित होता है वो है NaCl। आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। पांचवा क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट्ट के वियोजन का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत अपघट्ट के वियोजन का जो सिद्धांत दिया गया था वो स्वयंतंत्र आर्हीनियस के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था, आर्हीनियस जी ने। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है ओस्टवाल्ड का तंत्र का नियम उपयोगी है। तो ओस्टवाल्ड का तंत्र का नियम जो उपयोगी है ये अम्ल के वियोजन में उपयोगी है। कहाँ पर, अम्ल के वियोजन में। ठीक है, यह अम्ल के विलयन के पीएच की गणना में। ठीक है, इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्ल विलयन के पीएच की गणना में ओस्टवाल्ड के तंत्र का नियम उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, जिसमें डिवाई हकल आंसेंगर समीकरण बहुत विद्युत अपघट्ट के कब दिया था। तो डिवाई हकल आंसेंगर समीकरण ये विद्युत अपघट्ट के कब दिया गया था। तो ये दोस्तों इसका सन पूछा गया है तो 1923 में दिया गया था। ये समीकरण 1923 में दिया गया था। किसने दिया था, तो डिबाई हकल आंसेंगर ने दिया था। किसका समीकरण, विद्युत अपघट्ट का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, सोने की उच्चतम ऊष्मीय चालकता पूछा गया है। तो सोने की उच्चतम चालकता जो है वो कितनी है, तो 315 वाट है। आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 9, हिटार्क उपकरण में एनोड, एनोड को धनात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो हिटार्क उपकरण में एनोड के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो सामग्री का उपयोग करते हैं वो कौन सी सामग्री है, वो है प्लेटिनियम। कौन सी सामग्री है, प्लेटिनियम है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 10 और 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दुर्बल अम्ल की वी लीटर में वियोजन की मात्रा ए है, अतः अम्ल का वियोजन स्थिरांक क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है ए बाई 1 माइनस ए बी। बी ऑप्शन है ए बी अपान 1 माइनस ए। ऑप्शन सी दिया गया है कि ए स्क्वायर अपान ए माइनस बी। और डी दिया गया है ए स्क्वायर बी। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा तंतुता का जो नियम है। देखिए इसमें तंतुता का नियम अप्लाई होता है। तो तंतुता का जो नियम है वो है ए स्क्वायर अपान ए माइनस अल्फा बी। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। ये आपका ओस्टवाल्ड तंतुता का नियम है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, जिसमें है कि जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो परिणामी नाभिक का परमाणु भार कम हो जाता है। तो देखिए जब बात हो कि एक अल्फा कण है ये उत्सर्जित हो रहा हो तो जो
परिणामी नाभिक का परमाणु भार होता है वो कम हो जाता है। तो कितना कम हो जाता है? 4 इकाई कमी आ जाती है। कितनी इकाई? 4 इकाई की कमी इसमें आ जाती है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12 जिसमें पॉजिट्रॉन उत्सर्जन रेडियोधर्मी क्षय का एक उपक्रम है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? बीटा क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा क्षय कहते हैं। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे बीटा प्लस डी के भी कहते हैं। इस बात का विशेषकर आप सब ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। और 13 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है? रेडियो एक्टिविटी को रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है किसमें? गाइगर मुलर काउंटर के द्वारा, या साइक्लोट्रॉन के द्वारा, या फिर द्रव्यमान साइक्रोमीटर या बैरोमीटर के द्वारा। तो इसमें याद रखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी को जो मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है? तो गाइगर मुलर काउंट के द्वारा मापा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। इंग्लिश में इसे लिखते हैं जीएम काउंटर। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 14 और इसमें दिया गया है, देखिए विटामिन नंबर 90 है और इसका परमाणु भार है 243, जिसमें है कि रेडियो एक्टिव नाभिक जो 2 अल्फा कण का उत्सर्जन होने के बाद परिणामी नाभिक का परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी 90 तथा 230। कितना होगी? 90 तथा 230 होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें नाभिकीय औषधियों में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो नाभिक औषधि या औषधि प्रयोगशाला में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इनको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 16 जिसमें रेडियो तत्व की खोज किसने की थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियो तत्व की खोज किसने की थी? क्या हेनरी बेकरेल ने की थी, या पियरे क्यूरी ने, या मैरी क्यूरी ने, या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने? तो दोस्तों याद रखेंगे कि रेडियो तत्व की जो खोज की गई थी वो मैरी क्यूरी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मैरी क्यूरी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 10 वर्ष है, इस पदार्थ का औसत आयु क्या होगा? अब देखिए इसमें निकालना है, क्या निकालना है? औसत आयु निकालना है। किसी भी रेडियो पदार्थ की जो अर्ध आयु है वो कितनी है? 10 वर्ष है। ठीक है, तो इसकी औसत आयु, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1.44 इंटू टी की पावर 1/2। आप निकालेंगे तो आ जाएगा, यानी 14.4 वर्ष औसत आयु इसकी आएगी। कितनी आएगी? 14.4 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपका 18 जिसमें है कि गामा क्षय के उपयोग के किस उद्योग को लाभ होता है? निर्माण, खाद्य उद्योग, कपड़ा निर्माण, या फिर मोटर वाहन? तो इस क्वेश्चन में जो राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी खाद्य उद्योग। गामा क्षय के उपयोग से खाद्य उद्योग को लाभ होता है। प्रश्न नंबर 19 जिसमें है कि 1934 में कृत्रिम रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसकी जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ये आइसरीन क्यूरी और एफ जूलियट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी? कृत्रिम रेडियो धार्मिकता की कब की गई थी? तो 1934 में। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 जिसमें निम्नलिखित में से किस रेडियो न्यूक्लियाइड्स की अर्ध आयु सबसे कम है? तो इनमें एक प्रकार का ऐसा रेडियो न्यूक्लियाइड है जिसकी अर्ध आयु सबसे कम है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों पोलोनियम 212। इसकी अर्ध आयु सबसे कम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है? तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो है डेल इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये इसका जो होता है फॉर्मूला है, यानी इसका नियम है। तो 21 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेल इक्वल टू टी प्लस डब्ल्यू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संबंध
कौन सा संबंध नहीं है? संबंध नहीं पूछा गया है तो Cp माइनस Cb ये तो एक प्रकार का संबंध है, लेकिन यहाँ पर Cp प्लस Cb इक्वल टू आर ये भी इसमें इंक्लूड नहीं है, और ना ही Cp अपान Cb इक्वल टू गामा होता है, आर नहीं होता है। तो ये सस्पेंस का क्वेश्चन है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे Cp माइनस Cb इक्वल टू आर, ये आपका सही है। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन संबंध नहीं पूछा गया है तो इसमें सी आंसर और बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिया गया है तो इसको हम छोड़ देते हैं। आप सब याद रखेंगे Cp माइनस Cb इक्वल टू आर ये मेयर का फॉर्मूला है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 23, जिसमें जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक पूछा गया है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक क्या होता है? तो इसका जो व्यंजक होता है वो क्या होता है? डेल टी अपान डेल पी अपान एच। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। 23 नंबर में जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 24, जिसमें एक आदर्श गैस के n मूलों की समतापी विस्तार के दौरान किया गया कार्य निम्न प्रकार दिया गया है। तो इसका जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? तो किया गया कार्य इसका जो होगा वो होगा W इक्वल टू nRT log V2 अपान V1। इस प्रकार से ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। 24 का ऑप्शन बी सही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित में से कौन ऊष्मागतिकी की एक अवस्था फलन है? तो ऊष्मागतिकी की एक अवस्था फलन इनमें पूछा गया है। तो इसमें ध्यान रखेंगे ऊष्मागतिकी की जो इसमें ऊर्जा इंटरनल एनर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा निम्नलिखित में से क्या पूछा गया था कि कौन ऊष्मागतिकी की एक अवस्था फलन है? तो आंतरिक ऊर्जा ये ऊष्मागतिकी का एक अवस्था फलन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपका 26, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंध वियोजन ऊर्जा के लिए एक सामान्य इकाई है? मोलर द्रव्यमान, डिग्री सेल्सियस, किलोवाट घंटा या किलो जूल प्रति मोल। तो इनमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है? ये प्रकार का बंध वियोजन ऊर्जा के लिए समान इकाई है। प्रश्न नंबर 27, जिसमें है कि वह समीकरण जो ताप के साथ अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के ताप परिवर्तन की भिन्नता को दर्शाता है उसको किस रूप में जानते हैं? तो इसको हम किरचॉफ समीकरण के रूप में जानते हैं। किस रूप में? किरचॉफ समीकरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वह समीकरण जो ताप के साथ अभिक्रिया के ताप परिवर्तन की भिन्नता को दर्शाता है उसको किरचॉफ का नियम कहते हैं, ओके। प्रश्न नंबर 28, जिसमें है कि हेस का नियम सबसे अधिक किसकी गणना में लागू होता है? क्या ये रासायनिक अभिक्रियाओं के ताप परिवर्तन में लागू होता है, या रासायनिक अभिक्रियाओं के दाब परिवर्तन में, या रासायनिक अभिक्रियाओं के एंथैल्पी परिवर्तन में, या गतिज ऊर्जा के परिवर्तन में? तो हेस का जो नियम लागू होता है ये रासायनिक अभिक्रिया के एंथैल्पी परिवर्तन में लागू होता है। कहां पर लागू होता है? एंथैल्पी परिवर्तन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 29, जिसमें है अभिक्रिया दी गई है H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट। अब H2 है और Cl2 है तो HCl हो जाएगा आपका 2HCl हो जाएगा ये, और प्लस 14 KCl मोल। ये संभव इसमें पूछा गया संभवन ऊर्जा, इसकी जो संभवन ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? तो 22 KCl होगी, यानी कि 22 प्रति मोल HCl के लिए। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 30, जिसमें है कि डेल ई व डेल एच में सही संबंध। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? डेल ई और डेल एच में सही संबंध पूछा गया है। तो इसमें जो सही संबंध है वो है डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल पी डेल बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। डेल ई और डेल एच में जो सही संबंध है वो है डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 31। और 31 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा लगभग होती है। तो इसकी उदासीनीकरण जो ऊष्मा होती है लगभग वो -13.7 KCl के बराबर होती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। ऑप्शन इसमें बी सही है आपका। 32 नंबर प्रश्न, जिसमें है अगर किसी यौगिक की उत्पादन ऊष्मा -100 किलो जूल है तो उसकी जो नेज ऊर्जा है वो क्या होगी? तो इसकी जो नेज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? इसकी नेज ऊर्जा जो होगी वो -100 किलो जूल ही होगी। इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा ए इसमें आपका राइट उत्तर। क्लियर है?
32 नंबर तक हम सॉल्व कर सके हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, इसका चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू, जिनको चैप्टर वाइज एमसीक्यू पढ़ना है, ठीक है, सभी चैप्टर के लगभग 50 से 100 एमसीक्यू मैंने करा रखे हैं। तो वो आपको को करिकुलर कोर्स यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। हमारा सेकंड चैनल है को करिकुलर कोर्स के नाम से, उस पे मैंने आप चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहां से वो क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। और जिसको भी अगर चैनल नहीं मिल रहा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, माफ कीजिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, कार्नाट प्रमेय की खोज, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्नाट प्रमेय की खोज कब की गई थी? तो कार्नाट प्रमेय की जो खोज की गई थी वो 1824 में की गई थी। कब की गई थी? 1824 में। ऑप्शन हो जाएगा ए इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 34, जिसमें है कि परम तापमान पैमाना एक आदर्श गैस के लिए पीबीटी संबंधों पर आधारित है, जैसा कि समीकरण द्वारा दिया गया है। तो इसका समीकरण पूछा गया है, तो इसका समीकरण होगा पीबी इक्वल टू एनआरटी। आप सब जानते होंगे पीबी इक्वल टू एनआरटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 35, जिसमें है यदि समतापी जलाशय का तापमान क्रमशः T1 और T2 है तो इंजन की दक्षता क्या होगी? तो दोस्तों जब समतापी जलाशय का जो तापमान क्रमशः T1 और T2 हो जाता है, तो जो इसकी दक्षता होगी वो हो जाएगी T1 माइनस T2 अपॉन T1। ओके, इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 35 में ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 36, जिसमें है कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बीच संचालित होने वाले उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होगी? तो इसकी जो दक्षता होगी वो होगी 24.31%, यानी कि 24.31% होगी। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। और इसमें होता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक बाई टी सोर्स इन केल्विन, ये इसका फॉर्मूला होता है। 37 नंबर प्रश्न में नीचे दिए गए गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण को पहचानिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्या पहचानना है आपको? गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो समीकरण है वो है जी इक्वल टू यू प्लस पीबी माइनस टी एस। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें कार्नाट इंजन की दक्षता 100% होती है यदि सिंक का तापमान, ये कई बार प्रश्न आया है, ठीक है। तो कार्नाट इंजन की दक्षता 100% होगी अगर सिंक का तापमान 0 केल्विन होगा। कितना होगा? 0 केल्विन होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करता हूं कि आप 38 नंबर प्रश्न तक सहमत हो गए होंगे, समझ चुके होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 39, जिसमें स्थिर ताप पर गैसीय प्रसार का एंट्रॉपी परिवर्तन है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। स्थिर ताप पर गैसीय प्रसार का एंट्रॉपी परिवर्तन, पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया डेल एस इक्वल टू आर इन V2 अपान V1। क्या यही इसका आंसर होगा? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई, क्या यही इसका आंसर है? तो बिल्कुल, डेल एस इक्वल टू आर इन V2 बाई V1, यही इसका इक्वेशन है, यही परिवर्तन है। तो स्थिर ताप पर गैसीय प्रसार का जो एंट्रॉपी परिवर्तन है वो होता है डेल एस इक्वल टू आर इन V2 बाई V1। चलिए प्रश्न नंबर 40, जिसमें है नर्नेस्ट प्रमेय के अनुसार डेल एच और डेल जी में संबंध। तो नर्नेस्ट प्रमेय के अनुसार डेल एच और डेल जी में जो संबंध है वो क्या है दोस्तों? वो है डेल एच इक्वल टू डेल जी। क्या है? डेल एच इक्वल टू डेल जी एब्सोल्यूट जीरो पर, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर डेल एच इक्वल टू डेल जी होगा। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 41। और 41 नंबर क्वेश्चन में है कि ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम की सहायता से किसी ठोस को एंट्रॉपी का परम मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका जो परम मान ज्ञात किया जा सकता है वो केवल ऊष्माधारिता की आंकड़ों से। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 42, जिसमें है कि 300 केल्विन तथा 400 केल्विन के मध्य कार्य कर रहे कार्न इंजन की दक्षता क्या होगी?
तो 300 केल्विन और 400 केल्विन के मध्य कार्य कर रहे कार्ल इंजन की जो दक्षता होगी वो 100% होगी या फिर 25% होगी। तो याद रखेंगे 25% होगी, ठीक है। 300 केल्विन और 400 केल्विन के मध्य कार्य कर रहे कार्ल इंजन की जो दक्षता होगी वो 25% होगी। कैसे होगी? तो ईटा इक्वल टू क्या होता है? ईटा इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 300, 400 माइनस 300 बाई 400, तो उसका मान जो निकल के आएगा वो 25% आएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 43, जिसमें है परम शून्य ताप पर किसी विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एंट्रॉपी शून्य होती है, यह कथन किसका था? तो ये जो कथन था ये किसका कथन था? ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। क्या है? ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। ओके, परम शून्य पर किसी विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की जो एंट्रॉपी होती है वो हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। 44 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है मानक युक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी साम्य स्थिरांक केपी से संबंध रखता है। तो मानक युक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी साम्य स्थिरांक केपी से जो संबंध रखता है वो इसमें कौन सा है? तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केपी इक्वल टू माइनस आर टी इन डेल जी। ओके, ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? माफ कीजिएगा, 44 नंबर प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। ये ऑप्शन गलत है, इसमें सही नहीं होगा, हो जाएगा यहाँ पर द आंसर देखेंगे केपी इक्वल टू ई डेल जी अपान आर टी। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गई थी, ये इक्वल टू में है और ये ई के फॉर्म में दिया गया है। ओके, तो डी आंसर इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45, जिसमें है किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए डेल एस तथा डेल एस तंत्र तथा डेल एस परिवेश का योग क्या होगा? तो डेल एस योग और डेल एस परिवेश का जो योग होगा वो कितना होगा? शून्य से अधिक होगा या शून्य से कम होगा? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा भाई। तो इसमें जो इसका मान होगा वो क्या होगा? शून्य उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए डेल एस टोटल क्या होगा? 0 होगा, शून्य होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें है कोलेराउस नियम के अनुसार BaCl2 की आणविक चालकता क्या होगी? तो जो इसकी आणविक चालकता होगी वो हो जाएगी आपका ऑप्शन ए, ये इसकी आणविक चालकता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 47, जिसमें किसी विलयन की चालकता निर्भर करती है। तो किसी भी विलयन की चालकता जो निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है? आयनों की संख्या पर निर्भर करती है या आयनों की या अणुओं की संख्या पर? तो आयनों की संख्या पर किसी विलयन की चालकता निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 48, जिसमें है यदि AgNO3 विलयन Ag प्लस की परिवहन संख्या जो है वो है 0.45, तो NO3 की परिवहन संख्या क्या होगी? तो NO3 की जो परिवहन संख्या है वो क्या होगी दोस्तों? 0.55। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है कि कौन सा सही है, कौन सा संबंध सही है? इसमें सही संबंध को दर्शाना है। तो इनमें सही संबंध देखेंगे कौन सा है? पीएच इक्वल टू लॉग 1/H आयन, ये इसका सही संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 50, और जिसमें है कि एक जलीय घोल का पीएच जो है वो 3 है, तो इसका OH OH माइनस क्या होगा? तो इसका OH जो माइनस है वो क्या होगा दोस्तों? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका OH जो माइनस है वो 10 की पावर माइनस 11 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 51, और 51 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीकरण विद्युत रासायनिक सेल में होता है एनोड या कैथोड पर, या फिर ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई साहब। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा एनोड। ऑक्सीकरण विद्युत रासायनिक सेल में होता है एनोड। 52 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 298 केल्विन पर निम्नलिखित सेल प्रतिक्रिया के लिए सेल क्षमता की गणना करना है। तो भाई सेल क्षमता की जो गणना करेंगे तो उसमें आएगा 0.38, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और आपके समझ में यहाँ पे नहीं आएगा। इसको जब तक सॉल्व नहीं कराएंगे तब तक आपके समझ में आएगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 53 है कि वह उपकरण जो हाइड्रोजन और मीथेन जैसे ईंधनों के दहन की ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सेल क्या कहते हैं? ईंधन सेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 54,
और 54 नंबर क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोड विभव से निम्नवत दिया गया है। इसमें आपको आदर्श सेल की अभिक्रिया निकालना है, इसका मान। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको, ठीक है। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया पहला आपका जो रिएक्शन है 2N2 प्लस 2E गिव्स आउट Zn E नॉट इक्वल टू दिया गया 0.762। और दूसरा दिया गया है कि Cr प्लस 2E प्लस Cr E नॉट इक्वल टू 0.740 वोल्ट। तो इसमें इलेक्ट्रोड विभव निम्नवत जो है वो ऐसे दिए गए हैं। इसमें कौन सा प्रबलतम अपचायक है? तो प्रबलतम अपचायक की बात करें तो इनमें प्रबलतम अपचायक कौन होगा दोस्तों? याद रखेंगे Zn का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो सबसे अधिक ऋणात्मक होता है, सबसे माफ कीजिएगा सबसे कम ऋणात्मक होता है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा Zn। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56। 2 अर्ध अभिक्रियाएं निम्नवत हैं। इसमें 2 अर्ध अभिक्रियाएं दी गई हैं, Zn प्लस 2E और दूसरा है E नॉट इक्वल टू 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है सेल की अभिक्रिया जो दी गई है यह है, तो इसके लिए ईएमएफ क्या होगा? इसके लिए ईएमएफ का मान बताना है। तो ईएमएफ का जो मान होगा वो कितना होगा? इसमें ध्यान रखेंगे इसका ईएमएफ का मान जो होगा दोस्तों हो जाएगा -0.35 वोल्ट। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 57, जिसमें है N/100 सांद्रता वाले HCl व N/100 सांद्रता वाले NaOH विलयन के pH क्रमशः होंगे। तो इनके जो pH क्रमशः होंगे तो N+100 वाले सांद्रता यानी HCl का 2 आएगा और NH सांद्रता वाले NaOH का आएगा 12। तो 2 और 12 इसमें सही उत्तर होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 58 ध्यान दीजिएगा, 58 नंबर क्वेश्चन है कि यदि विलयन में OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁷ है तो pH इसका कितना होगा? तो इसका जो pH होगा वो 7 होगा। कितना होगा? 7। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 59 जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा बफर विलयन है? बफर विलयन इनमें से आपको बताना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो CH3COOH प्लस CH3COONA ये बफर सोल्यूशन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेस्ट समीकरण इनमें से पहचानना है। तो नरेस्ट समीकरण में से कौन सा है दोस्तों? याद रखेंगे E नॉट माइनस 2.303 RT/NF log K, ये नरेस्ट का समीकरण। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है सेल की ईएमएफ को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सेल की ईएमएफ को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि कैसरोल रेड की पीएच रेंज क्या है? कैसरोल रेड की पीएच रेंज पूछी गई, तो इसकी जो पीएच रेंज होगी वो कितनी होगी? 7.2 से 8.8 होगी। कितनी होगी? 7.2 से 8.8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है प्रश्न नंबर 63, जिसमें है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग मुख्य रूप से स्फुरदीप्त का कारण बनता है? स्फुरदीप्त का कारण में से कौन सा बनता है? तो दोस्तों याद रखेंगे स्फुरदीप्त का जो कारण बनता है वो कौन सा बनता है? तो इनमें परावैंगनी और दृश्य, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 64, किस प्रकार के पदार्थ मुख्यतः स्फुरदीप्त प्रदर्शित करते हैं? तो किस प्रकार के पदार्थ स्फुरदीप्त प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे कि ठोस सॉलिड जो है ये स्फुरदीप्त प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 65 जिसमें है सिंगलेट अवस्था S2 के ट्रिपलेट अवस्था T2 में संक्रमण जिसके ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा की जो हानि होती है उसको क्या कहते हैं? उसको अंतर तंत्र क्रॉसिंग कहा जाता है, यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC। ओके, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा 65 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य तंत्र क्रॉसिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 66 में है किसी अभिक्रिया की आदर्श स्थिति में क्वांटम दक्षता का मान। तो किसी अभिक्रिया की दक्षता माफ कीजिएगा, किसी
अभिक्रिया की आदर्श स्थिति में क्वांटम दक्षता का जो मान होता है वो केवल क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे केवल 1 होता है। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1, केवल 1 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 67 जिसमें है कि प्रकाश रासायनिक क्रियाओं में उचित विकिरण तरंग दैर्ध्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे, बार बार ये रिपीट हुआ है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में उचित विकिरण जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी है, तो 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 68 इसमें क्रिया 2HBr गिव्स आउट H2 प्लस बी की क्वांटम लब्ध इसमें क्या है, तो इसकी क्वांटम लब्ध जो होगी वो 2 आएगी। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 69 जिसमें है कि प्रतिदीप्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है वो गामा क्या है, गामा एफ। अवशोषित प्रकार की तरंग दैर्ध्य जो हो गया वो माफ कीजिएगा गामा ए बी है, तो से निम्न प्रकार से संबंधित है। ये किस प्रकार से संबंधित है ये बताना है, तो जो संबंधित है यह गामा एफ ग्रेटर देन गामा ए बी। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। और ये किसका नियम है, तो ये स्टोक्स का नियम है, ये स्टोक्स का नियम है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, प्रश्न नंबर 70 जिसमें एक आइंस्टीन बराबर है, तो एक आइंस्टीन बराबर कितना होता है, एक आइंस्टीन बराबर होता है इक्वल टू NHCl अपान NaCl गामा इक्वल टू NaCl गामा, या इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में आंसर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 70 का ऑप्शन डी सही है, इक्वल टू NH अपान सी गामा, इसमें आपका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 71 जिसमें है लैम्बर्ट वियर लॉ का समीकरण है। तो लैम्बर्ट वियर लॉ का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, तो इसका जो समीकरण है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला देखेंगे, इसमें दिया गया है I नॉट अपॉन आई इक्वल टू साइलेंट CX, क्या ये इसका मान है, तो जल्दी से बताने का सही प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए ही इसमें सही उत्तर होगा, ये इसका मान है, ये लैम्बर्ट वियर लॉ का समीकरण है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 72 जिसमें किसी रासायनिक अपक्रिया की क्वांटम लब्धि प्रदर्शित की जाती है। तो किसी रासायनिक अपक्रिया की क्वांटम जो लब्धि है वो जो प्रदर्शित की जाती है वो किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है, फाई इक्वल टू अपक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या अपान अवशोषित विकिरण क्वांटम संख्या। तो इसमें आंसर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर आपका 73 जिसमें आइंस्टीन नियम का पालन करने वाली क्रिया के लिए क्या होता है। तो आइंस्टीन के नियम का जो पालन करती है उस क्रिया के लिए जो इसका मान है वो कितना होता है, फाई इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, फाई इक्वल टू 0। आंसर इसमें फाई इक्वल टू 1 होता है, 0 नहीं, फाई इक्वल टू 1 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। ओके, ये आइंस्टीन नियम का पालन करने वाली क्रिया के लिए फाई इक्वल टू 1 होता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 74 जबलॉन्स्की आरेख का नाम किसी रूसी भौतिक वैज्ञानिक पर रखा गया था, यानी कि जबलॉन्स्की आरेख का नाम किस रूसी भौतिक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, तो उनका नाम था अलेक्जेंडर जोनास्की। आंसर हो जाएगा कौन सा, अलेक्जेंडर जबलोनास्की, ये आपका हो जाएगा आंसर ए, ये सही उत्तर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 75 है राउल्ट का नियम समीकरण पी विलयन क्या दर्शाता है। तो राउल्ट का नियम समीकरण विलयन जो शुद्ध विलयन का वाष्प दाब पी नॉट दर्शाता है, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब पी नॉट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 76 जिसमें है 1 लीटर विलयन में 4.0 ग्राम NaOH विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो इसकी जो नॉर्मलता होगी वो कितनी होगी दोस्तों, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसकी जो नॉर्मलता होगी वो होगी 0.1 N, NaOH का इक्वेशन वाट इक्वल टू होगा 40। तो इसमें टोटल कितना आ जाएगा, इसमें 0.1 N होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 77 जिसमें फार्मलता का मात्रक पूछा गया है। तो फार्मलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर, ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर होता है, इसको GFL के नाम से भी जानते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 78, यदि किसी विलयन में 0.25 लीटर विलायक में 0.5 मोल विलय है तो इसकी जो मोलरता है वो कितनी होगी। इसकी मोलरता क्या होगी ये बताना है। तो इसकी जो मोलरता होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 2m होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इस बात का विशेषकर आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 79, जिसमें है अणु संख्यक शब्द का अर्थ क्या है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा अणु संख्यक शब्द का अर्थ। तो अणु संख्यक शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एक साथ बने हुए, इनको कहते हैं। अणु संख्यक का अर्थ होता है एक साथ बने हुए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 80, जिसमें अणुभार और क्वथनांक उन्नयन का संबंध है। तो अणुभार और क्वथनांक उन्नयन का जो संबंध है वो है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Δt। ठीक है, तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 81, जिसमें हिमांक अवनमन ज्ञात करने की विधि है। तो हिमांक अवनमन जो ज्ञात करने की विधि है वो बैकमैन विधि से हम हिमांक का अवनमन ज्ञात करते हैं। आंसर हो जाएगा 81 नंबर प्रश्न में ऑप्शन बी। ठीक है, बैकमैन विधि से हिमांक अवनमन ज्ञात किया जाता है। प्रश्न नंबर 82, इसमें अणुसूत्र माफ कीजिएगा अणु संख्या विधि का उपयोग होता है। तो अणु संख्या विधि का जो प्रयोग होता है वो अणुभार को ज्ञात करने में होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 83, आदर्श विलयन के लिए। तो आदर्श विलयन के लिए समीकरण जो होता है वो होता है डेल एच इक्वल टू 0 और डेल बी इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, डेल एच इक्वल टू 0 डेल बी इक्वल टू 0। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें क्वांटम, अब आप कीजिएगा विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म जो ये निर्भर करता है ये विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विलेय की कणों की संख्या पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 85, जिसमें है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जलीय विलयन में 6 ग्राम विलेय एवं 540 ग्राम H2O है। तो वाष्प दाब 750 mm पारे के सापेक्ष है। वाष्पशील विलेय पर अणुभार क्या होगा। तो इसका जो अणुभार होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसका अणुभार 18 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 86, जिसमें मोलर सांद्रता व सक्रिय द्रव्यमान में संबंध। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मोलर सांद्रता व सक्रिय द्रव्यमान में जो संबंध है वो क्या है, ध्यान रखेंगे कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। इसमें हो जाएगा आंसर आपका बी राइट उत्तर। मोलर सांद्रता सक्रिय द्रव्यमान में संबंध यही है। प्रश्न नंबर 87, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोलाइड जो होता है ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें से कोलाइड ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 88 है जेल में परिक्षेपण माध्यम है जिसमें दिया गया ठोस, बी है द्रव्यमान, सी है गैस और डी दिया गया कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए ठोस। जेल में परिक्षेपण माध्यम जो है वो ठोस है। ओके, प्रश्न नंबर 89 की तरफ बढ़ेंगे और 89 में एक ग्राफ दिया गया है जिसमें दिया गया log x अपान m तथा log p के बीच में निम्न ग्राफ का ढाल होगा। तो इस ग्राफ का ढाल पूछा गया है। तो इस ग्राफ का जो ढाल होगा वो किस तरफ होगा। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। मापिएगा ऑप्शन 89 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही होगा, यानी ए अपान बी। ओके, तो चलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन सी पर। प्रश्न नंबर 90 है फ्रेंडलिक अधिशोषण प्रमेय निम्न रूप से प्रदर्शित किया जाता है या किया जा सकता है। तो फ्रेंडलिक अवशोषण प्रमेय जो प्रदर्शित किया जा सकता है वो किस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें log x अपान m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 91, इसमें है लैंग मुयर अधिशोषण समतापी वक्र अवधारणा किसने दी थी।
तो ये किसने दी थी? तो लैंड मूडर ने दी थी। किसने दी थी? लैंग मूइनर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर लैंगर मुइर ने लैंगर मुइर अवशोषण समतापीय वक्र अवधारणा प्रस्तुत की थी। प्रश्न नंबर 92 जिसमें है कि कोलाइडी कणों की घुमावदार गति को किस गति के रूप में जानते हैं? तो इसको ब्राउनियन गति के रूप में जानते हैं। किस रूप में? ब्राउनियन गति के रूप में इसको जानते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर आपका इसमें 93 जिसमें दिया गया है कि कई बिलियन माफ कीजिएगा कई विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर आपका 93 जिसमें है कि कई विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हार्डी और सुलजे के द्वारा। हार्डी और सुलजे के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कई विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता का प्रयोग हार्डी और सुलजे के द्वारा किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 94 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन है कि स्थिति लागू करने पर झिल्ली के दोनों ओर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश संतुलित होने चाहिए। तो इसमें विद्युत उदासीन, देखिए विद्युत उदासीन की स्थिति में क्या होता है? जब विद्युत उदासीन की स्थिति होती है तो इस स्थिति में इस विद्युत उदासीन स्थिति को लागू करने पर झिल्ली के दोनों ओर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश संतुलित हो जाते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका 95 और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक अल्फा क्षय से गुजरता है रेडान में परिवर्तित हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे रेडियम 226 ये एक समस्थानिक है जो अल्फा क्षय से गुजरता है और ये रेडान में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 96 जिसमें है रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध आयु काल का समीकरण क्या होगा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिसमें क्या पूछा गया है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध आयु काल का समीकरण, तो इसका जो समीकरण है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका समीकरण होगा T1/2 इक्वल टू 0.693 अपान गामा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 97 जिसमें कैंसर थेरेपी में निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक उपयोग किया जाता है? तो कैंसर थेरेपी में जो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है वो है कौन सा? C060। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C060 का प्रयोग किया जाता है कैंसर थेरेपी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 98 जिसमें अभिक्रिया में लुप्त विखंडन उत्पाद, तो इस अभिक्रिया में जो लुप्त विखंडन उत्पाद है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 35 और इसका अणुभार कितना होगा? Br का ब्रोमीन का हो जाएगा 87। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 99 जिसमें रक्त के थक्का की मात्रा तथा रक्त संचरण संबंधी विकृति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो उनमें जो समस्थानिक हैं वो है Na यानी सोडियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 100 अर्ध आयु काल टी की दिया गया है, टी की घात दी गई इसमें कितना? 1/2 टी 1/2 तथा विलयन स्थिरांक जो है वो लैम्डा है। इसमें संबंध पूछा गया है कि संबंध क्या होगा? तो इसमें जो संबंध है वो हो जाएगा लैम्डा 1/2 इक्वल टू log 2e। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। ओके तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया इस मॉडल पेपर के माध्यम से। अगला जो मॉडल पेपर हम लेकर के आएंगे वो 200 प्लस MCQ प्रश्न का रहेगा जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा और जिनको इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पर आप ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।